कैरियर मेकर कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं रजनी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखें, लगातार एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही थी उसी सीरीज में हमारा एसएससी जीडी का ये तीसरा पेपर है। ठीक है, जीके वाला ये पेपर 10 जनवरी 2023 को 2:30 से 3:30 के बीच लिया गया था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आगामी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये प्रश्न उपयोगी साबित होंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। जो पहला प्रश्न है आपका 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों को सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। मतलब पहुंच रहा है, ऐसी कौन सी योजना है जो 2015 में शुरू की गई थी और जिसका उद्देश्य था आपका शहरी क्षेत्रों के लोगों को क्या रोजगार ज्यादा से ज्यादा क्या आवास उपलब्ध कराना था। तो इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था, ठीक है, कि 2022 तक सबको क्या आवास उपलब्ध करना शहरी क्षेत्रों में। अतः इसका उत्तर क्या सही हुआ 2015। दूसरी बात देखें, प्रश्न ये भी बनाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्रों में कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 25 जून 2015। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें, अब निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। देखें, लूसोफोनिया गेम्स ये बहुराष्ट्रीय गेम होते हैं जो एक से अधिक देश खेलते हैं। जैसे पूछ रहा है कि लूसोफोनिया में कौन सा, लूसोफोनिया खेल के अंतर्गत कौन सा देश नहीं खेलता है। तो देखें, पुर्तगाल, इनकी शुरुआत पुर्तगाल के आसपास ही हुई है, तो पुर्तगाल सही है, मकाऊ सही है, भारत भी इसमें शामिल है, लेकिन कौन सा देश शामिल नहीं है, जर्मनी इस गेम में शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखें बहुत सारे जो कंट्रियां हैं इस गेम को खेलती हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, लेकिन कौन सा देश शामिल नहीं है, जर्मनी। आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से भारत शामिल है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखें इसमें भारत शामिल है लेकिन जर्मनी शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें, अगला प्रश्न पूछा गया है आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने परसेंट थी। पूछ रहा है कि भाई सेवा क्षेत्र में जीडीपी। तो देखें, सबसे पहले इसमें प्रश्न की गई है किसके बारे में, आरबीआई के बारे में। तो कुछ चीजें जाननी आवश्यक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखें, तो आरबीआई की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था ये था कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। 1935 में स्थापना के समय 2 साल के बाद यानी 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता से ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पर, मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। एग्जाम में आता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न, ठीक है, स्मिथ आरबीआई के ये पहले गवर्नर थे। ठीक है कि नहीं। और आजाद भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख, आजाद भारत के वो पहले गवर्नर थे। दूसरी बात, आरबीआई जो है ये भारत में मौद्रिक एवं साख नीति को कंट्रोल रखती है। मौद्रिक एवं साख नीति, ठीक है, मौद्रिक और साख नीति को बनाए रखती है कौन, आरबीआई। साथ ही साथ जो आरबीआई है ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। मतलब सरकार का बैंकर कौन है, आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। ठीक है, बैंकर के रूप में काम करती है। सरकार के बैंकर के रूप में भी कौन काम करता है, आरबीआई। मौद्रिक और साख नीति से सीधे सीधे ये समझे, मौद्रिक साख नीति क्या है, मतलब आपका जो आपकी महंगाई है, महंगाई कम करना बढ़ाना, जैसे महंगाई बढ़ जाती है तो उसको, महंगाई को कंट्रोल कैसे रखना है। ठीक है, ये सब मौद्रिक और साख नीति के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई से और एक बात याद रखें, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो शुरुआत में जीडीपी पूछ रहा है, 1980 के आसपास इसकी जीडीपी क्या थी, तो सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वो थी 38.6%। इसका राइट आंसर है।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो पहला प्रश्न तो यहाँ पर ये है कि असम में कौन सा मंदिर है? देवी कामाख्या का मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से देवी कामाख्या का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो असम में है। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न तो पूछ रहा है कि मासिक धर्म की अवधि को कौन सा चिन्हित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है? अंबुबाची मेला इसका सही उत्तर है, जो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है? असम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें और कुछ उत्सव लिखे हुए हैं, जैसे मोत्सु जो है ये आपका नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नागालैंड में आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। ठीक है, इसी तरह आपका बंगाला जो उत्सव है ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। मेघालय में आयोजित किया जाता है। मेघालय में आपने सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी है। तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी इसीलिए उनका नाम है क्योंकि वहां पर वो जनजाति निवास करती है। तो मेघालय की गारो जनजाति इस बंगाला उत्सव को मनाती है। ठीक है, और मेघालय की जो गारो जनजाति है ये फसल को जो फसल के रूप में उसको मनाती है, मतलब फसल पकने की स्थिति में या फसल बोने की खुशी में इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, तो उनके एक देवता है, सूर्य को समर्पित होता है ये योर लुंग जिनको कहा जाता है। तो योर लुंग के सम्मान में ये बंगाला उत्सव मनाया जाता है। इसी तरह आपका जो चापचार है ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में मनाया जाने वाला उत्सव है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अंबुबाची मेला, जो असम में आयोजित किया जाता है। मोत्सु उत्सव याद रखें ये नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है। बंगाला उत्सव मेघालय की गारो जनजाति मनाती है योरलुंग के सम्मान में, उनके जो सूर्य से संबंधित देवता माने जाते हैं। और जो चापचर कूट है ये मिजोरम में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न, उद्योग ट्रांजिस्टर सेट से लेकर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। ठीक है, टेलीविजन। ठीक है, मतलब ये पूछा है तो टेलीविजन से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न आपको उत्तर दिखे कि नहर सिंचाई संबंधित नहीं है, उर्वरक भी संबंधित नहीं है, जूट प्रसंस्करण भी टेलीविजन से संबंधित नहीं होगा। तो सीधे सीधे कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। ठीक है, क्योंकि नहर सिंचाई अलग है, उर्वरक अलग है, जूट प्रसंस्करण अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही टेलीविजन से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल पूछ रहा है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 कहता है। अनटचेबिलिटी, भारत सरकार ने पूरी तरह से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है या छुआछूत नहीं होगी, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 17 कहता है। इसके अलावा देखिए कुछ और आर्टिकल लिखे हुए हैं, से अनुच्छेद 14 जो है ये आपका दो बातें कहेगा। पहली जो बात कहेगा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण की बात करेगा, संरक्षण की बात करेगा अनुच्छेद 14। इसी तरह आर्टिकल जो 19 है, मैंने आपको भी बताया था कि अनुच्छेद 19 में आपका 19 में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसी स्वतंत्रताएं बांटी गई हैं। तो 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। 19B में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में देश के किसी कोने में निवास या बसने की स्वतंत्रता है। पहले इसमें अपवाद में जम्मू कश्मीर आता था जहां पर आप निवास या बस नहीं सकते हैं। वर्तमान में जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है तब से ये भी समाप्त हो गया है। 19F समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार हटा करके 301A में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। और आपका अनुच्छेद 19G में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। याद रखें इन पर 19 भी युक्त संघ प्रतिबंध भी लगाता है। जो हमें स्वतंत्रता दी गई है उसे प्रतिबंध भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी कोई भी व्यापार करेंगे।
ठीक है, सरकार जिन चीजों पर लाइसेंस प्रदान करती है उन व्यापार को छोड़ करके आप क्या करेंगे, जीविका के लिए कोई भी व्यापार चलाएंगे। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 32 आपके सामने दिख रहा होगा, तो याद रखो आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32, इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि ये संविधान की आत्मा है। मतलब ये भाग 3 है, भाग 3 में जो 12 से 35 तक के आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, तो यदि आर्टिकल आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, और किसी काम के लिए आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 कहता है कि आप कहां पर चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब आप, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जब जाएंगे तो आपको कितनी रेटें मिलेंगी, 5 रेटें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 रेटें मिलेंगी। पहली रेट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रेट का नाम है परमादेश, परमादेश। तीसरी रेट का नाम है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख। चौथी रेट का नाम है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और 5वीं रेट का नाम है अधिकार परीक्षा, जिसे क्यू वारंटो कहा जाता है, अधिकार परीक्षा, जिसे क्यू वारंटो कहा जाता है। इंग्लिश में भी देखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण या मतलब हैबियस कार्पस, परमादेश मतलब मैंडेमस, प्रतिषेध लेख मतलब प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण कॉर्टियोरेरी, और अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। ठीक है, ये आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो आपको 5 रेटें मिलेंगी। मान लो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता है दिल्ली, तो आप राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट में भी आपको सेम यही 5 रेटें मिलेंगी। लेकिन हाई कोर्ट में आपको कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में 5 रेटों का उल्लेख करता है। तो प्रश्न आता है मौलिक अधिकार संबंधी 5 रेटों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल में है, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में है। और यदि मैं कहूं कि मौलिक अधिकार संबंधी 5 रेटों का वर्णन हाई कोर्ट के किस आर्टिकल में है, तो हाई कोर्ट के किस आर्टिकल में है, 226 आर्टिकल में हाई कोर्ट की 5 रेटों का उल्लेख किया गया है। और ये है आपकी रेटें। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखें, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्री 4 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो इंडियन ग्रांड प्री के बारे में पूछ रहा है कि 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ये कौन सा है, पटियाला। ये उस टाइम का आया हुआ करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ के साथ कैसा रंग आता है। पूछता है कि जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपका कौन सा रंग देगा। तो आपका याद रखें, मैग्नीशियम को जब जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कौन सा रंग देगा, व्हाइट कलर यानी सफेद रंग देगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सफेद। ठीक है, और एक बात और याद रखें, सोडियम और मैग्नीशियम एक ऐसी धातुएं हैं, प्रश्न आता है कि कौन सी धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, तो इन्हें चाकू से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो याद रखो सोडियम और मैग्नीशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और सोडियम को आपका मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन, मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन में इसको डुबा करके रखा जाता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको रख दोगे तो ये अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, और सोडियम मैग्नीशियम याद रखें। ठीक है, तो सोडियम मैग्नीशियम को चाकू से काटा भी जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 में से 3 सीलेंट्रेटा फाइलम के उदाहरण है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब क्लासिफिकेशन एनिमल्स ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आप पढ़ेंगे तो वर्गीकरण में आपको बहुत सारे संघ मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा, इकोइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो याद रखें अगर सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा आता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। बहुत सारे 60 से 70% जीव आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 3 एक जैसे हैं
जो सीलन-ट्रेटा के एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक इसमें ऐसा है जो सीलन-ट्रेटा का एग्जाम्पल नहीं है। तो याद रखें, मस्तिष्क मूंगा, समुद्री एनीमोम, लीवर फ्लूक और समुद्री कलम। याद रखें, इसमें जो लीवर फ्लूक है ये एक प्रकार का परजीवी है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो ये एक प्रकार का परजीवी है, तो ये प्रोटोजोआ से संबंधित है, जबकि ये मस्तिष्क मूंगा, समुद्री एनीमोम, समुद्री कलम, ये तीनों की तीनों आपका कौन से संघ से संबंधित है? सीलन-ट्रेटा। देखिए एक बात और, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में कि मस्तिष्क मूंगा कौन से संघ का जीव है? तो याद रखें कौन से संघ का है? सीलन-ट्रेटा। या तो याद रखें मस्तिष्क मूंगा, समुद्री एनीमोम, समुद्री कलम, ये सीलन-ट्रेटा से संबंधित है, लेकिन लीवर फ्लूक ये आपका परजीवी यानी प्रोटोजोआ है। क्लियर है कि नहीं? बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिस हिंदू धर्म सुधार का प्रयास किया गया था, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ऐसा संगठन बनाया था जिसमें हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो याद रखें, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था? ऐसा आर्य समाज बनाया था, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना आपका होती है 10 अप्रैल, ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना है ये हुई 10 अप्रैल 1875। ठीक है, तो याद रखें आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपका 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है, और जो इसमें हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां हैं इसे दूर करने का प्रयास किया गया था, और ये किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरी बात आप ये भी जाने, ठीक है, कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा है? तो दयानंद सरस्वती के बारे में 2-3 बातें याद रखें। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने ही चलाया था बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन मतलब जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, धर्म परिवर्तन के बाद भी आप अपने धर्म में पुनः वापस आ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही फेमस कथन था कि बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है, मतलब अपना राज्य बेटर है। किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अपने ही राज्य का स्थापन कोई हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा राज्य कितना भी बुरा हो, बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है, मतलब अपना शासन होना क्या है? बहुत आवश्यक। तो याद रखें, आपका अगर देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना आपका कब हुई है? 10 अप्रैल 1875, और करने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है कि नहीं? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया गया, ये पूछ रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखें ऑप्शन देखें आपके, लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, दूसरा ऑप्शन है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन है रोलेक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इसका जो उत्तर है ये है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इसका आंसर है, ये है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे ओर। ठीक है, देखें निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखें भारत का नेपोलियन, तो याद रखें नेपोलियन बोनापार्ट, पहले नेपोलियन उपाधि एक प्रकार की, तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था ये फ्रांस का एक सैनिक था, सिपाही था, जो आज तक कहा जाता है जो आज तक कभी भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, एक बार नेपोलियन बोनापार्ट को आपका आल्प्स पर्वत पार करके जाना था, कहा जाता है कि आल्प्स पर्वत जब पार कर रहा था तो सिपाहियों ने आल्प्स पर्वत के बारे में सुना था, जो सेना वो उसके सैनिक थे, तो सैनिकों ने सुना था कि भाई आल्प्स पर्वत को पार करके आज तक कोई व्यक्ति जा ही नहीं पाया है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को वो काम करने ज्यादा पसंद रहे हैं जो क्या होते थे, जो बहुत ही कठिन होते थे। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा भाई हम आल्प्स पर्वत पार करेंगे, तो अपने उसने सेना से कहा कि भाई आल्प्स पर्वत पार करना है, लेकिन सेना ने सुन रखा था कि भाई आल्प्स पर्वत जो भी पार किया है कभी लौट के भी नहीं आया है, क्योंकि इतना ऊंचा है, वहां जाते जाते थकावट होती है और आदमी क्या हो जाता है, बिना खाना पीना खाए पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए। ठीक है, तो मृत्यु भी हो जाती है। तो सेना बहुत डर रही थी, उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, आप चलें, ठीक है, हमारे साथ आल्प्स पर्वत, फिर देखेंगे कि कैसे पार करना है। कहा जाता है कि जब वो आल्प्स पर्वत के लिए निकला था तो एक बूढ़ी दाई उनको मिली हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा नेपोलियन बोनापार्ट ने कि हम तो आल्प्स पर्वत जा रहे हैं।
तो कहा उन्होंने कि आल्पस पर्वत के बारे में तुमने सुना नहीं है क्या? आल्पस पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिससे कभी लोग आए ही नहीं वापस, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो उन्होंने एक कहा जाता है कि हीरो का हार उस माता को पहनाया था और कहा था कि यदि मैं आल्पस पर्वत को पार करके वापस आ जाऊं तो आप लोगों से ये जरूर कहिएगा कि एक व्यक्ति था जो आल्पस पर्वत को पार करके आ गया था, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो अब सेना को कौन समझाए भाई, सेना तो पड़ी हुई थी कि भाई नहीं जाना आल्पस पर्वत। तो उसने कहा कि ठीक है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ना जाएं आल्पस पर्वत, आप मेरे साथ कुछ दूर तक चलें, जैसे ही आल्पस पर्वत आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आल्पस पर्वत आ गया है, आप वहां से वापस आ जाइएगा। सेना ने कहा बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और फिर इसके बाद सेना ने चलना शुरू किया। नेपोलियन बोनापार्ट आगे आगे जा रहा था, लगातार जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। फिर जब आल्पस पर्वत आया तो सिपाहियों ने पूछा भाई सेना ने कि वो आल्पस पर्वत है क्या? उसने कहा कि नहीं नहीं, आल्पस पर्वत ये नहीं है, ये तो छोटा सा पर्वत है, इसके ऊपर जो बड़ा सा पर्वत आएगा वो आल्पस पर्वत है, ठीक है। फिर थोड़ी दूर तक बढ़े और आल्पस पर्वत पार करके निकल गए। एक व्यक्ति ने पूछा सेना ने कि भाई अब कितना दूर आल्पस पर्वत बचा हुआ है? उसने कहा कि भाई आल्पस पर्वत तो हम पार करके निकल आए हैं, जो पर्वत था वही आल्पस पर्वत था, ठीक है। तो ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था बहुत ही फ्रांस का एक सैनिक था जो जीवन में कभी हारा नहीं है। तो उसकी उपाधियां चलती है, तो याद रखें कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। कुछ बातें और याद रखें, देखें ये जो श्रीगुप्त है ये गुप्त वंश का संस्थापक है, ये गुप्त वंश को स्टेब्लिश करने वाला है, गुप्त वंश का संस्थापक है, ये श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है, ठीक है। दूसरी बात देखें, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। क्या कहा मैंने कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों से घिरा हुआ कौन था? समुद्रगुप्त था। एक बात ये। दूसरी बात आप याद रखें कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गुप्त संवत। गुप्त संवत यानी 319 से 320 एडी ने शुरू करवाया था। मतलब गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। जो गुप्त संवत है ये 319 से 320 एडी में चला था गुप्त संवत, ठीक है कि नहीं। तो आपने पढ़ा होगा शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत। तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त काल का स्वर्णकाल कहलाता था और इसी ने क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत करवाई थी। और देखिए समुद्रगुप्त से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। जो समुद्रगुप्त था ये विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु को मानता था। विष्णु का ये क्या था? उपासक। विष्णु, भगवान विष्णु को ये मानता था समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं ये वीणा बजाते हुए प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के वीणा बजाते हुए प्राप्त हुए हैं, इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कविराज। प्रश्न आता है कि किसके सिक्के वीणा वादन करते हुए प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन था? वो समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। ये भी याद रखें, ठीक है। इसके दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। समुद्रगुप्त एक विष्णु का उपासक था, ठीक है। और इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था और इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। तो ये सारी जानकारियां भी आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय को एक कारक के रूप में लिया जाता है। देखें, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के समय किसे कॉलम के कारक के रूप में माना जाता है? तो निर्यात, बिजली बिल, रसायन का प्रयोग और सड़क निर्माण। तो इसका सीधा सा उत्तर कौन सा है? निर्यात। मतलब राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो हमने क्या निर्यात किया, मतलब क्या बेचा, कितना पैसा आया, इसकी भी आप क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो कौन सा एक फैक्टर के रूप में माना जाता है? एक्सपोर्ट, ठीक है, निर्यात, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो कल भी मैंने आपको ये प्रश्न लगातार आ रहे हैं कि
भरतनाट्यम कई बार पूछा गया है, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, कल के पेपर में आपने देखा होगा। तो भरतनाट्यम पहला प्रश्न तो ये है कि ये कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का है। दूसरी बात तो पूछ रहा है कि संगीत नाटक अकादमी 2018 में किसने जीता, तो याद रखो भरतनाट्यम में 2018 में जीता था राधा श्रीधर ने। राधा श्रीधर का क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधीक्षक, निर्देशक और चुनाव पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है, तो याद रखें इसमें इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया है। तो चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक किसके चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, मतलब इलेक्शन से संबंधित सारी बातें हैं। एक बात और याद रखें, भारत में जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, वो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। कितने सदस्यीय है, 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में। आप ध्यान से सुनना। देखें निर्वाचन आयोग आपका देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार है। जो भी बड़े बड़े चुनाव हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनाव, लोकसभा, तो ये सब जो बड़े बड़े चुनाव है देश में, तो देश में बड़े चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार कौन है, निर्वाचन आयोग। लेकिन पंचायतों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, ये आपका निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये एक सदस्यीय निकाय है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 के में किया गया है। याद रखें इस बात को, ठीक है। देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन, इस पर भी नजर डालते हैं। तो कल ही मैंने आपको बताया था आर्टिकल 356 है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या आता है, वित्तीय आपात। देखें प्रश्न कैसे मैच खाते हैं। कल का जो पेपर था दोपहर वाला, तो उस पेपर में आपसे पूछा गया था कि आपातकाल के बारे में, और कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था आपातकाल क्या होता है, और आज आर्टिकल पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति शासन, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब आपका राज्य में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और पूरे हेड कौन हो जाता है, राज्य का कौन प्रमुख हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। मुख्यमंत्री जो होता है, तो मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता है, मुख्यमंत्री के कार्य कुछ समय के लिए स्थगित हो जाते हैं, और राज्य प्रमुख के रूप में देश में कौन हो जाता है, राष्ट्रपति, और राज्य में प्रमुख कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। इस बात का भी आप याद रखें। देखें एक आर्टिकल और लिखा हुआ है, आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 क्या कह रहा है समझे, ठीक है। आर्टिकल 333 कहता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल विधानसभा में आपका एक एंग्लो इंडियन सदस्य की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो राज्यपाल विधानसभा में क्या कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, 333। क्लियर है कि नहीं। तो देखें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखें अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है। तो दिल्ली का उपराज्यपाल पूछ रहा है, तो याद रखें कि 2022 तक की स्थिति में पूछा है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल, यहां पर याद रखें राज्यपाल गवर्नर नहीं पूछा है, ठीक है, उपराज्यपाल वॉइस गवर्नर पूछा गया है। तो 2022 तक की स्थिति में कौन था, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना आपके थे, ठीक है, जो वर्तमान में भी लगभग है, ठीक है, जो वर्तमान में भी आपके हैं उपराज्यपाल। दूसरी बात, यहाँ पर अनिल बैजल जो है ये वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये आपके दिल्ली के क्या हैं, राज्यपाल गवर्नर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। देखें बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न, ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ई कृष्णा अय्यर का संबंध जो है ये किससे है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कई बार कि भरतनाट्यम कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ओडिसी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, ओडिसी, ठीक है। जो कथक है ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का है कथक, मैंने आपको बिरजू महाराज के बारे में बताया था। और जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है ये, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें भारत में प्रत्येक में
एक बार जनगणना की जाती है। मैं आपको सेंसन से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जब मैंने पहला पेपर डिस्क्राइब किया था, पहला पेपर समझाया था, तो मैंने जनगणना आपको बताई थी कि जनगणना हर 10-10 साल में की जाती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका, तो जनगणना कितने साल में की जाती है, उसका उत्तर क्या हुआ, हर 10 वर्ष में की जाती है। तो जनगणना से संबंधित मैंने आपको 2-3 फैक्ट बताए थे कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका कब की गई थी, 1951 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। और भारत की पहली बार जनगणना शुरुआत में नॉर्मली रूप से 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और लगातार फिर 1881 से लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। 1972 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में फिर भारत की नियमित जनगणना कब से होने लगी, 1881 से क्या होने लगी, भारत की नियमित जनगणना होने लगी। नियमित जनगणना, क्लियर है कि नहीं। तो भारत की नियमित जनगणना 1881 से होने लगी। ये भी मैंने प्रश्न आपको बताया था कि जो सेंसन है, जो जनगणना है, वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची, संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। भले ही हमारे यहाँ के टीचरों के द्वारा कराई जाती है, तो टीचरों के द्वारा कराई जाती है, तो ये ना सोचें कि जनगणना राज्य सरकार कराता है। जनगणना हर 10-10 साल के बाद केंद्र सरकार कराती है। क्यों? क्योंकि जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जैसे आपने देखा होगा पुलिस, पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए आपने लिख देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस। क्यों? क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसी तरह कृषि, जो कृषि है वो भी आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो कुछ विषय भी आप याद रखें, कृषि राज्य सूची का विषय है। इसी तरह जनगणना संघ सूची का विषय है, जो प्रत्येक 10-10 साल में कराई जाती है। और 7 वर्ष के ऊपर के लोगों को आपका काउंट किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर कि जब शिक्षा की जनगणना कराई जाएगी तो जो 7 वर्ष से ऊपर के होंगे उन्हें आपका माना जाएगा कि पढ़े लिखे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पायलट स्केल लॉन्च किया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये किसने लॉन्च किया था 2022 में। ठीक है, तो याद रखें केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर इसका सही राइट आंसर क्या होगा, ये हरदीप सिंह पुरी। उस टाइम का रिसेंटली करंट में आया हुआ प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरदीप सिंह पुरी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, बहते पानी के पार एक अवरोध है जो बाधा डालता है, निर्देशित करता है या रोकता है प्रवाह, अक्सर जलाशय, झील या अवरोध का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बहते पानी के पार, पानी जो बह रहा है उसके पार ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जो चीजों को अवरोध डालती है, तो रोकने का काम। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रोकने का काम, पानी को रोकने का काम कौन कर रहा है, बांध। इसका राइट आंसर क्या होगा, बांध होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हाँ, तो आशा है कि हमारी ये सीरीज आपको काफी पसंद आ रही होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं आप अगले वीडियो पर। ठीक है, आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे। ठीक है, और ये जो प्रयास है आपको हमारा अच्छा लगा होगा, इसके लिए धन्यवाद।